नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज दहिया जन सरोकार मंच टोंक की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में जन सरोकार मंच की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, मेरी ओर से, हमारे देश के प्रख्यात कवि, संपादक, आलोचक और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे नमस्कार। छोटे से आग्रह पे इस मंच पे आए, हमें बहुत हर्ष महसूस हो रहा है इस अवसर पे। मैं आपकी इस साहित्यिक यात्रा के विषय में कुछ जानने को उत्सुक हूँ। मुझे सबसे पहले ये जानने की इच्छा है कि आप कानून के क्षेत्र में काम करते रहे, लंबे समय तक कंपनियों में काम करते रहे, आप वाणिज्य के विद्यार्थी रहे, एलएलबी की, पीएचडी की, बहुत हिंदी साहित्य जो है बहुत अलग तरह का क्षेत्र आपके लिए रहा होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन आप बचपन में और बाद के सालों में जब आप कानून के क्षेत्र में काम कर रहे थे, कानून की किताबें लिख रहे थे, कंपनी में काम कर रहे थे, बड़े पदों पर काम कर रहे थे, तो फिर ये पूरा का पूरा आपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आकर इस प्रकार का जो कार्य किया है, जो कीर्तिमान अर्जित किया है, वो कैसे संभव हुआ? आप आरंभिक यात्रा से आरंभ करते हुए अब तक की यात्रा के थोड़े पड़ाव बताएं। धन्यवाद नीरज जी। हमारे बचपन की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी स्मृतियां भी ताज़ा हो जाएंगी। देखिए, मेरा प्रारंभिक जीवन गांव में बीता, माँ के साथ। माँ मेरी विदुषी थी, गीत, संगीत, ज्योतिष आदि में उनकी गंभीर रुचि थी और वो स्वयं कुछ न कुछ लिखा करती थी। उसके साथ ही मेरे जो मामा श्री थे, गोविंद प्रसाद अनल जी, वो भी कवि थे। तो थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर भी लगता है कि ये प्रभाव वहीं से पड़ा होगा। शुरू में हमको रामायण पढ़ने का काम सिखाया गया और हम बड़ी अच्छी तरीके से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने लगे। तो हमारे स्कूल में एडमिशन के टाइम पर हमसे हमारे हेडमास्टर ने रामायण के ही कुछ अंश पढ़वाया, बोले बस ठीक है एडमिट कर लो, और मैं कक्षा 3 में डायरेक्टली एडमिट कर लिया गया। लेकिन वो जो रामायण के साथ जुड़ाव था, जो गीतों के साथ जुड़ाव था, जो मामा जी के कविताओं के साथ जुड़ाव था, वो सारा देखते देखते मुझ में भी वो भाव जागने लगे और मैं भी कुछ ना कुछ लिखने लगा। ऐसा मुझे याद आता है कि शायद 13 या 14 वर्ष की उम्र से ही हमने कविता लिखना शुरू कर दिया। प्रकृति की जो परिवेश है या जो स्थान है वो ज़्यादा सूझता था मुझे, और मैं शुरू के काफ़ी दिन के काफ़ी बड़े हिस्से को प्रकृति के साथ ही बिताता रहा। तो जब आप प्रकृति की गोद में बैठे हों, भाव थोड़े से जाग रहे हों, तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ लेखन शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ से शुरू हुआ और 1975 में हमारी पहली कविता हमारे स्कूल के मैगजीन में प्रकाशित हुई, और उस कविता को प्रकाशित होने के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ मिल गया। मेरी कविता प्रकाशित हो गई। बचपन में तो ऐसा होता है। मैं चाहूँगा कि उसके कुछ अंश में आपको पढ़ के सुनाऊं, तो आपको अनुभव होगा कि शुरुआत मेरी कैसी रही होगी। शीर्षक है मैं प्रतीक्षा हूँ। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन, प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन, देखना पथ छोड़ दूँ क्यों वो अनिच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ।
बढ़िया। शक्ति जब तक, स्नेह तब तक, पल रहा प्रतिपल, प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूँ कोमल, रूप की मधुरागिनी हूँ, सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा। तो ये मेरी पहली प्रकाशित रचना थी और जी इसके जी। प्रकाशन ने मेरे उत्साह में वृद्धि कर दी। और मैं शिक्षा के लिए शहर आ चुका था अपने पिताजी के साथ में। मेरे पिताश्री जो हैं वो इतिहास के व्याख्याता थे और विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास पर उनका अच्छा काम था। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमारे को उनके इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला। दूसरा, स्कूल में मेरी इजी एक्सेस जिसे कहते हैं ना, पहुंच लाइब्रेरी तक हुई। तो मैंने कोर्स की किताबें कम और अन्य किताबें ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल। ये आपने जो तुलसीदास को छोड़ के, मामा जी और माँ के संस्कारों को छोड़ के कॉमर्स की तरफ रुझान किया। पिताजी भी कला वर्ग के थे, इतिहास के थे, तो कॉमर्स में कैसे चले गए आप? कॉमर्स में आने का ये था कि मैं साइंस में जाना नहीं चाहता था, नंबर एक। और दूसरा, मैथमेटिक्स मेरी कमज़ोर थी, अंक गणित में मतलब मैथमेटिक्स में मैं कमज़ोर था। तो मुझे लगा कि ये बहुत उचित नहीं होगा कि मैं साइंस वर्ग में जाऊं। तो ये निश्चय हुआ कि कॉमर्स में जाने से, वाणिज्य में जाने से आगे के रास्ते अच्छे खुल सकते हैं, क्योंकि उन दिनों कॉमर्स में काफ़ी डिमांड भी थी, टीचिंग में या अदरवाइज। तो सबका यही विचार रहा कि कॉमर्स में जाना चाहिए। तो हमने 9th से कॉमर्स ले ली थी और साहित्य और वाणिज्य दोनों अध्ययन बराबर एक साथ चलते रहे। बहुत बढ़िया सर। साहित्य और चलते रहे दोनों साथ साथ, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, आपकी जो पुस्तकों के प्रकाशन का क्रम है और साहित्य में आपका जो दाखिला है वो बहुत बाद में हुआ। आप कॉमर्स लेकर कॉमर्स के साथ ही आपने वाणिज्य के क्षेत्र में ही बहुत बड़े कीर्तिमान अर्जित किए। आप हम एलएलबी और कानून की पढ़ाई की तरफ चले गए। तो कानून की तरफ जाने के बाद आपका साहित्य में इस प्रकार का प्रवेश हुआ धूमकेतु की तरह। लेकिन उससे पहले जो आपका जो कवि मन था, जो माँ के संस्कार थे, रामायण की बात थी जो आपने कही, पिताजी जो इतिहास के थे, आपके अभी जो कविता संग्रह हम देखते हैं उसमें भी बहुत इतिहास की बड़ी अनुगूंज सुनाई देती है, बहुत शोध दिखाई देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतराल इस बीच में है जिसमें आप कंपनियों में और कानून में खो गए। तो ये जो खोना था आपका, वो क्या आपको साहित्य बार बार आकर्षित करता रहा था या आप उसको भूल गए थे? कुछ इस विषय पर प्रकाश डालें। सही प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ी सी विसंगति दिखाई पड़ती है। लेकिन मैंने पहले एमकॉम किया, एमकॉम के बाद में फिर मैंने ICWA किया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया। फिर मैंने IIT से कोबॉल प्रोग्रामिंग सीखी एक शॉर्ट कोर्स में। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर हमने अपने एक नए जीवन की शुरुआत की, क्योंकि बड़ा शहर था, देश की राजधानी था, संसाधन भी बहुत थे और करने के लिए भी बहुत कुछ था। तो मैं यहाँ आ गया। फिर मैंने LLB भी किया, फिर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और फिर उसके बाद PhD भी आए। तो पढ़ाई का शौक़ था। आखिर में ये लगा कि भारत की जो विश्वविद्यालय हैं उनसे काफ़ी पढ़ाई कर ली, एक विदेशी विश्वविद्यालय से भी कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन से मैनेजमेंट में भी उपाधि ग्रहण की। तो ये पढ़ाई हमको समय कम देती थी और पढ़ाई सारी की सारी जो है ना वो काम के साथ, जॉब के साथ चलती थी। लेकिन फिर भी कैसे भी करें, बचपन की मोहब्बत जल्दी जल्दी छूटती नहीं। तो बिल्कुल। तो कविता मेरी बचपन की मोहब्बत थी और वो हमेशा जहन में कुछ न कुछ होता रहता था और कुछ न कुछ हम लिखते रहते थे। मेरे पिताश्री इसके विरुद्ध थे कि मैं कविता में अपना समय गंवाऊँ। तो एक बार उन्होंने
हमारी संचित जो पुस्तिकाएं थी उनको एक जगह रखा, उसको मिट्टी का तेल डाला और उसमें माचिस लगा दी। तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो राख में बदल गया। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर जुट गए। और भले ही हम अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन कुछ ना कुछ लिखावट चलती रहती थी। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने शुरू में किए और काफ़ी दिनों बाद में जा कर के पूरे हुए। ये ज़रूर हुआ कि जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली में आकर के जिन कामों में हम लगे, उन कामों में बहुत समय की रिक्वायरमेंट थी। 24x7 भी कम पड़ता था। विशेष करके जब मैं बजाज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ की होती थी कि सब कुछ था, समय नहीं था। लेकिन फिर भी वही बात है कि मोहब्बत भूलती नहीं और कुछ ना कुछ चलता रहता है। 2016 में हमने स्वैच्छिक अवकाश ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कम से कम 10 वर्ष तो अपने लिए रखने चाहिए, जिसमें हम अपनी पैशन को, अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ को पूरा कर सकूं। और पहला शौक़ था लिखना। तो लिखने का शौक़ ऐसे चलता रहा कि बहुत कुछ लिख गए। 36 किताबें मेरी लॉ में हैं, 36। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीच में आपको रोक कर ये भी जानना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी में खोए हुए और विदेश तक पहुँचे हुए और जाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे में भी खोए हुए थे। पिताजी जिस प्रकार की चाहत रखते थे वो सब कुछ था, एक संपन्न दुनिया थी, और उस संपन्न दुनिया से आप लक्ष्मी के मंदिर को छोड़कर इधर सरस्वती की तरफ झुक गए वापस। तो माताजी चाहती थी कि आप रामायण पढ़ें, तुलसीदास जी से उनका प्रेम रहा, आप कवि के रूप में उनको प्रभावित करते रहे, आपको प्रभावित करते रहे। तो ये जो लाइब्रेरी जाना और उसके बाद में पूरा का पूरा क्षेत्र का बदल जाना, जैसा कि आपने बताया पिताजी ने कविताओं की जो पांडुलिपियां थी चढ़ा दी आपकी। तो क्या अब आपके परिवार में ऐसी परंपरा है, आपके जो पुत्र हैं वो कवि बनना चाहेंगे तो आप अपने पिताजी जैसे करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे? और ये सारे बिल्कुल आप प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन अब आप इस स्थिति में आकर आपको क्या महसूस होता है? पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? ये साहित्य इतिहास के बड़े विद्वान रहे, तो वो साहित्य की तरफ इस प्रकार आपको जाने से क्यों रोक रहे होंगे? क्या लगता है आपको? शायद उनके विचार में ये रहा होगा कि सबसे पहले अध्यवसाय की तैयारी करें। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्सेस करके मैं कॉर्पोरेट साइड में जाऊंगा। क्योंकि वो शिक्षा जगत से जुड़े थे, तो उनके विचार में यही आता था कि अगर डिग्री कॉलेज में कोई शिक्षक के तौर पर नियुक्ति मिल जाए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और था, या शायद हमारे भाग्य में कुछ और था जो हमें दूसरी तरफ ले गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना वो सोचते थे, प्रभु की कृपा से उससे ज़्यादा हमने अचीव करने के लिए जो मेहनत कर सकते थे किया। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर वो होते तो अब वो महसूस करते कि उन्होंने वो किताबें गलत जला दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत एक काम हो गया। वो अब आज के जो पूरे ग्राफ को देखते और पूरी प्रगति को देखते और आपके नाम को और कीर्ति को देखते, जो आपने बहुत कम समय में अर्जित किया है, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। इसके साथ ही एक ये भी सवाल बनता है कि आपने कविताएं लिखी, प्रबंध काव्य लिखे, उसके बीच में एक प्रसंग काव्य भी है। तो ये प्रबंध काव्य तो ठीक है, ये प्रसंग काव्य का जो प्रयोग आपने किया है, या ये एक नई श्रेणी आप निर्धारित करते हैं, उसके विषय में बताएं। प्रसंग काव्य बड़ी सिंपल सी चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो आपके काव्य संग्रह होते हैं उनमें विविधता होती है, विभिन्न विषयों के ऊपर आप लिखते हैं। लेकिन प्रसंग काव्य से आशय मेरा उन संग्रहों से है जो किसी एक विशेष थीम पर या एक विशेष विषय पर लिखे गए हैं। वो प्रबंध काव्य जैसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसमें स्फुट रचनाएं हैं, लेकिन वो रचनाएं सारी मिल करके स्पष्ट रूप से एक थीम की तरफ ले जाती हैं, एक विषय की तरफ ले जाती हैं, एक भाव की तरफ ले जाती हैं। जैसे मैं एक
उदाहरण दूंगा, माँ। जी। इस पुस्तक में माँ से संबंधित जितनी हमने लिखावट की या जो भी है, उनको उस प्रसंग के साथ में, माँ के प्रसंग के साथ में या उस संदर्भ के साथ में जोड़ करके एक जगह इकट्ठा किया, ताकि विभिन्न विषयों पर इस प्रकार की चीजें देखी जा सकें। जी, बहुत सही कहा आपने। हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी गई, कविताओं के दौर आए, अलग अलग प्रयोग आए, इतने कवि हुए। जाहिर है आपने उन कवियों को पढ़ा है, देखा है, मिले हैं आप। तो आज के समय में जब नई कविता, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं, हम वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं, और चूंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बार बार देश विदेश यात्रा करते रहे हैं, तो आपको वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य से भी आपका गहरा परिचय रहा है। तो इस पूरे परिक्षेत्र में आप देखते हैं कि अब भी आप प्रबंध काव्य लिखते हैं, जबकि बहुत कम लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले रहे हैं। खंड काव्य और प्रबंध काव्य बहुत कम लिखे जा रहे हैं। इसी प्रकार जो एक प्रसंग को लेकर, पौराणिक चरित्रों को लेकर जो आप विभिन्न सीरीज की श्रृंखलाओं की जो कविताएं लिख रहे हैं, वो भी हिंदी साहित्य में एक अलग तरह का काम है। तो क्या आपको कवि के रूप में ऐसा लगता है कि आप ये जो विपुल मात्रा में काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें, यहाँ मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि श्रोताओं को, 13 आपके प्रबंध काव्य आ चुके हैं, और काव्य संग्रहों की बात करें तो 42 काव्य संग्रह आ चुके हैं, और प्रसंग काव्य के अंतर्गत आपकी 10 किताबें हैं। तो ऐसे करके लगभग 65 किताबों से अधिक, और हो सकता है कुछ और किताबें भी आ गई हो, 70 कविता संग्रह जिस कवि के आ चुके हों, उस कवि के लिए कहा जा सकता है कि उसने एक बहुत विविधतापूर्ण बड़ा कार्य किया है। तो इस कार्य को आप कैसा पाते हैं? आप स्वयं अगर इसका मूल्यांकन करते हैं, और हिंदी साहित्य के परिदृश्य में और वैश्विक परिदृश्य में आपकी कविता यात्रा के बारे में आप स्वयं क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी कविता यात्रा या साहित्य यात्रा का संबंध है, मैं तो लिखने में विश्वास करता हूँ, और लिखना प्रारंभ में उसे स्वांता सुखाय ही कहा जा सकता, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको पहले संतोष प्राप्त होता है, उसके बाद बाहर वो बात निकलती है या अभिव्यक्ति आपकी लोक अभिव्यक्ति बनती है। अब सवाल ये कि मूल्यांकन, तो हम अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकते। हमें तो जो संभव लगा, जिन जगहों पर हमारी आंख टिकी, जिन जगहों पर भाव पैदा हुए, और जिन चीज़ों पर आंतरिक रूप से हमने कुछ महसूस किया, उस तरीके की चीज़ों पर हमने अपना काम किया। जहाँ तक काव्य संग्रह हैं, वो तो विविधता से पूर्ण हैं, विभिन्न विषयों पर जो चीज़ सामने आई उसमें उस समय जैसा भाव वो लिखा गया। लेकिन प्रबंध काव्यों के पीछे हमारा प्रारंभिक अध्ययन काम आया। प्रारंभिक अध्ययन से मतलब है मेरा 1975 से 80 के बीच में, जैसा कि मैंने बताया, पिताश्री इतिहास के प्रख्याता थे, तो समझ में आए या ना आए, उनकी किताब पढ़ी जरूर। शायद उन्होंने जितनी ना पढ़ी होगी उतनी हमने पढ़ ली। एक दूसरा, लाइब्रेरी के साथ जब हमारे को ओपन एक्सेस हो गई, तो हमने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला आदि जितने कवि थे, उन सब के कार्य, उन सब की रचनाएं हमने कहीं न कहीं पढ़ी। यद्यपि उस समय परिपक्वता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे प्रारंभिक रचनाओं में मिलता है। उसके बाद समकालीन काव्य में भी बहुत सारे कवियों को पढ़ा, और छंदबद्ध लिखने के साथ साथ छंद मुक्त कविताएं भी लिखी। प्रबंध काव्य में ज़रूरी ये था कि कोई भी विषय का सामने आता है और लगता है कि उसमें कुछ ट्रीटमेंट या उसके ऊपर कुछ काम किया जाना चाहिए, तो हमने किया। जैसे हमारी एक पुस्तक है कोणार्क जी। कोणार्क पे जब मैंने पहली बार कोणार्क देखने गया, तो मैंने वहाँ से एक ही निष्कर्ष निकाला कि यहाँ न तो सूर्य है और न मंदिर, तो सूर्य मंदिर क्यों कहें इसे।
और जो कुछ वहाँ है वो सब प्रेम है। तो मैंने किताब का नाम ही रखा कोणार्क एक प्रेम मंदिर। अब कोणार्क पे जब मेरा ध्यान केंद्रित हुआ तो 2-3 बार गया भी, और सारे के सारे उपलब्ध जो भी हमको मिल सका साहित्य या सूत्र, उन सबको इकट्ठा करके उसको एक नई रचना के तौर पर प्रस्तुत किया। विशु के साथ वार्तालाप यानी संवाद शैली में उस चीज़ को हमने लिखा। फिर ऐसे ही दूसरी किताब की बात अगर करें, माधवी, माधवी एक ऐसा चरित्र है महाभारत का जिसके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने ये सोचा कि इस स्थिति में अगर मैं होता, जैसे परकाया प्रवेश बोलते हैं ना, तो अगर इस स्थिति में मैं होता तो क्या महसूस करता, और क्यों इसके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, और इन घटनाओं का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो उन चीज़ों को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया। ऐसे ही उर्वशी, उर्वशी में रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी डिफरेंट है, वो पुरुरवा की कथानक है और वो तो सम्माननीय है। मैंने अर्जुन और उर्वशी के प्रेम के संबंध में वो कथानक लिखा। फिर मुझे समझ में आया इतिहास के पन्ने से तिस्य रक्षिता के बारे में, अशोक महान की चौथी पत्नी, जो पहले उनकी तीसरी पत्नी की परिचारिका थी। तो मुझे लगा कि कुणाल के साथ जो उसकी विसंगतियां पैदा हुई या जो संघर्ष हुआ, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक नवयौवना के साथ अगर 60 साल 65 साल या 70 साल के पुरुष का विवाह हो जाए तो कितना सही होगा और कितना व्यवहारिक तौर पर सफल होगा। इस चीज़ को देखते हुए मैंने उसमें किया। फिर एक चरित्र मेरे सामने आया वासव दत्ता का। वासव दत्ता के साथ जिस तरीके से घटनाएं हुई, पहले वो अनिंद सुंदरी कही जाती थी, बाद में उसको जब कोढ़ हो गया तो उसको पास कोई जाने नहीं लगा। तो बौद्ध दर्शन के प्रभाव से हमने बौद्ध दर्शन की चीज़ों को लेते हुए वासव दत्ता का सृजन किया। उसके बाद हमारे पास अगला चरित्र आया अहिल्या का। अहिल्या के चरित्र में मुझे ये लगा कि इसमें कहीं ना कहीं गलत ट्रीटमेंट है। मिथोलॉजी जो भी कहती है वो तो मिथोलॉजी का अपना अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसे मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए। ये कहाँ तक उत्तम है कि एक व्यक्ति, चाहे वो ऋषि हो या कोई भी हो, वो 18 साल तक या 17 साल तक एक लड़की बच्ची को पालता है। तो जब पालन करता है तो पालनकर्ता के तौर पर वो पिता की स्थिति में होता है, और उसके बाद उसी से परिणय अगर कर लेता है तो ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है, कैसे दोनों के संबंध सही हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज दिमाग में जो आते रहे, उन इश्यूज को लेकर के उनके ऊपर सोच विचार, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उन सब चीज़ों का लेकर के मैंने अहिल्या पर एक काव्य की रचना की जो प्रकाशन में है। तो इस तरीके से भानुमति का एक कैरेक्टर है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी जिसे अगवा करके दुर्योधन ले आया था। तो उसकी अपनी परिस्थिति क्या थी, उसकी अपनी पिता के घर में कैसी थी, और वहाँ आकर के उसने क्या क्या महसूस किया होगा और क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटी, उनको एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता मुझे लगी। तो इस प्रकार जब मैंने विषय चयन किया या चरित्र का चयन किया तो उसी तरीके से उस चीज़ को हमने ट्रीट करने की कोशिश की। अभी एक काव्य संग्रह, प्रसंग संग्रह भी कह सकते हैं इसे, खामोशी की चीख, जिस पर आप सब लोगों के साथ चर्चा भी हुई। ये कश्मीर के दृष्टांतों पर आधारित है। कश्मीर फाइल कह सकते हैं, आपने तो उसको पढ़ा भी है और अपनी व्याख्या भी उसके ऊपर आपने दी। तो यहाँ पर भी मैंने जब काम करना शुरू किया तो पूरा अध्ययन करने के बाद हमने ये सोचा कि अगर मैं होता तो कैसा होता, कैसा फील करता, कैसी प्रभाव होती हमारे ऊपर। तो वही जो परकाया प्रवेश वाली कहानी है, उसी प्रकार से महसूस करके मैंने लिखने का प्रयास किया। तो यही देखता हूँ मैं कि जहाँ कहीं न्याय की कमी दिखे, जहाँ कहीं लगे कि किसी कैरेक्टर को और स्पष्ट और उजागर किया जाना चाहिए या किसी के जीवन पे एक और पड़ताल की जानी चाहिए, तो उसी आधार पर मैं विषय का या पात्र का चयन करता हूँ। बिल्कुल यही मेरा बिल्कुल। प्रयास है।
एक साथ में सवाल ये भी बनता है सर कि ये सारे जो चरित्र हैं, इन चरित्रों में जो ऐतिहासिक और पौराणिक बातें आप उठा रहे हैं, वो कविता में ही क्यों? वो आप किसी निबंध के रूप में, आलेख के रूप में, उपन्यास के रूप में भी प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन आपका हर बार हर चरित्र को लेकर समय समय पर कवि ही जागृत होता है, ऐसा क्या, ऐसा क्यों? देखिए, मूलतः मैं कवि हूँ और हमारी भावनाएं भी ऐसी ही संवेदनाओं के साथ जीती हैं, उपजती हैं, प्रसारित होती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हमें कथा कहने का सवाल आता है, तो कथा हम गद्य में भी कह सकते हैं और पद्य में भी कह सकते हैं। कहानी भी हो सकती है और वो काव्य कथा भी हो सकती है। तो काव्य कथा के साथ रस ज़्यादा मिलता है और उसको पढ़ने का आनंद एक अलग होता है। यद्यपि पिछले कुछ समय से इस प्रकार के की रचनाएं कम देखने को मिली हैं, लेकिन फिर भी काव्यम रसात्मकम, तो काव्य तो रसपूर्ण रहेगा ही, और इसलिए अगर कुछ लिखना है तो उसे रसपूर्ण तरीके से ही लिखना चाहिए। तीसरी चीज़, हमने कोशिश ये करी है कि जहाँ तक हम लिखें उसमें गेयता बनी रहे, उसमें ध्वन्यात्मकता बनी रहे, उसमें रसात्मकता बनी रहे। तो उससे मुझे लगता है कि शायद अगर पाठक जुड़ जाएं और देखें और महसूस करें तो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। उनको आनंद ज़्यादा आएगा काव्य कथा पढ़ के, बजाय इसके कि वो कहानी पढ़ें। मैं मना नहीं कर रहा कि कहानी ना पढ़ें, तो काव्य कथा पढ़ के ज़्यादा आनंद आएगा। ये एक नई शैली के ऊपर मेरा विचार है, और मैंने अंग्रेजी में भी जैस्मिन लिखी है, वो भी काव्य के तौर पर ही है, पोइटिक नावल। तो ये हमारा शायद हो सकता है गहरा प्रेम कविता के साथ है, इसलिए ऐसा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। साथ ही साथ में यहाँ एक छोटा सा सवाल जिज्ञासा के रूप में ये भी है कि आप कवि के रूप में पहले देश के अलग अलग प्रकाशकों के यहाँ से छपते रहे, तो उन पुस्तकों के बारे में उतना आउटपुट आपको नहीं मालूम चल पाता था, क्योंकि अब आप स्वयं एक प्रकाशन संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसी को चला रहे हैं, उसी से आपकी पुस्तकें आ रही है। तो इतनी संख्या में जो पुस्तकें आई हैं कविताओं की, तो हमारे देश में हिंदी साहित्य के कविता के पाठकों की किस प्रकार की रुचि है, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं रहती है? आपको किसी विशेष पुस्तक के लिए बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली, या बहुत ज्यादा किसी किताब को खरीदा गया हो, पाठकों ने पसंद किया हो, कुछ ऐसे अनुभव हो तो वो भी कृपया साझा करें। देखिए, इस क्षेत्र में जो मेरा अनुभव रहा है या जो मुझे फीडबैक मिलता रहा है पाठकों से और अन्य लोगों से, तो उसके जो समरी में अगर करना संक्षेप में कहना चाहूँ तो पहली चीज़ ये है कि सामान्यतया कविताओं से लोग ज़्यादा मुखातिब नहीं होते, ज़्यादा उनसे जुड़ना हमने नहीं देखा है। लेकिन अगर कहीं पर रसात्मक, गेय, संवेदनात्मक या मनोवैज्ञानिक धरातल के ऊपर बुनी गई कोई रचना होती है तो वो पाठकों को प्रभावित करती है। मैंने ये देखा कि मैं पौराणिक चरित्रों पर या पौराणिक आख्यानों पर काम कर रहा हूँ, तो उसमें एक लंबे अंतराल के बाद कुछ दिख रहा है और लोगों की रुचि, पाठकों की रुचि उसमें पैदा हो रही है कि अच्छा इस चरित्र में क्या था, इस किताब के अंदर क्या ऐसी चीज़ है। तीसरी चीज़, विषय का जो ट्रीटमेंट किया है, विषय को जैसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो भी लोगों ने पसंद किया है। यद्यपि कमियां रहती हैं और परफेक्ट नहीं किया जा सकता किसी काम को, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया। सबसे अधिक जो पसंद की गई या जिसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा हुई, एक हफ्ते तक करीब 40 साहित्यकारों ने खामोशी की चीखें के ऊपर चर्चा की। ये शायद हो सकता है कि साहित्यिक पटल में या साहित्यिक जगत में एक रिकॉर्ड हो कि 40 साहित्यकारों ने एक पुस्तक पर एक हफ्ते लगातार चर्चा की। तो उस पुस्तक में संवेदनात्मक दृष्टांत कुछ अधिक थे, तो परिपक्व लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आपके कविता पढ़ करके मुझे रोना आया। अगर पाठक को आपकी कविता के साथ इतना तादाद में हो जाता है कि उसके प्रभाव को वो
अपने अंदर महसूस करने लगता है तो मुझे लगता है कि शायद वो कविता की सार्थकता है, और जो प्रस्तुति की गई है वो पाठक के मन को छू रही है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद कविता से जो पाठकों का की जो दूरियां हुई हैं उसका रीजन या उसका कारण जो है कविता नहीं रही है, जो प्रस्तुति की जा रही है कविता की, या जैसे आजकल कविताएं लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, जिसको गद्य भी कभी कभी नहीं कह सकते, तो उस चीज़ से रुचि पैदा नहीं होती। जब आप सिर्फ वर्णनात्मकता पर आ जाते हैं तो उस वर्णन से को आदमी बार बार देखता है तो उसे ऊब हो जाती है। लेकिन अगर वर्णन के साथ साथ संवेदनाओं को भी टच करें, अगर उसके भावों को जगाएं, उसको महसूस करने की स्थिति में ले आएं, तो निश्चित रूप से वो कविता को पहले पसंद करता है, क्योंकि वो उसको छूती है, उसके अंतर्मन को छूती है। जब अंतर्मन को छूती है तो उसे भूलेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविता में जो गेयता की कमी हुई है, जो संवेदनात्मकता की कमी हुई है, जो अति यथार्थ वाली स्थिति में कविता पहुंची है या अति गद्य वाली स्थिति में कविता पहुंची है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। कभी कभी मैं कहीं कहीं कह भी देता हूँ कि शायद हमें छायावाद दोबारा लाना चाहिए, या उत्तर छायावाद या छायावाद की कुछ प्रवृत्तियों को लेकर के एक नए सृजन करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। आशा है कि पाठक हमारे साथ जुड़ेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके साथ आनंद भी महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इतनी सारी जो पुस्तकें आई हैं अलग अलग चरित्रों को लेकर, जो अभी बात चल रही थी हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों की लेकर, तो उसके लिए बहुत शोध करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मेरा ये सवाल है कि आप कि जो किताबें चलती है, आपका जो लेखन चलता है, जो किताब, किसी कविता की किताब पर आप जो काम कर रहे हैं, वो किसी एक पर ही काम करते हैं या आपके साथ में 2, 4, 5 किताबें एक साथ चलती है, 5 चरित्र एक साथ चलते हैं? आपके लिखने का क्रम कविताओं को, इन चरित्रों को काव्य रूपांतरण करने का जो एक साथ एक सिलसिला आता है, खत्म हो जाता है, फिर दूसरा आरंभ होता है, या सारा गड़बड़ रहता है और उसको आप सुलझाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कुछ? नीरज भाई, मैं जिस वातावरण से या जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ वो कारपोरेट की पृष्ठभूमि है, जिसमें टेबल पर एक चीज नहीं होती है, अनेक चीजें होती हैं जिनके सॉल्यूशन, जिनके जो भी निर्धारण करना है उसके लिए आपको करना पड़ता है। पिछले 35 साल अगर मैंने कारपोरेट में बिताए हैं, और वो भी जूनियर से लेकर के शीर्ष पदों तक, तो उसमें हमने मल्टीटास्किंग करी है। और जब मल्टीटास्किंग करी है तो हमारे लिए ये संभव है कि हम 2 या 3 काम एक साथ कर सकते हैं। सोच भी अलग सकते हैं, स्विच ओवर भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसे में होता ये है कि जहाँ तक साहित्य के संबंध में है, हमारे 2 या 3 डैशबोर्ड रहते हैं एक समय में। आपका सोच हमेशा एक जैसा नहीं होता, आपका मन हमेशा एक जैसा नहीं होता, आपका तन हमेशा एक जैसा नहीं होता। आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से हैं, शरीर, मन और मेधा। तो इन चीज़ों में बदलाव होता है। जब इन चीज़ों में बदलाव होता है तो आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए मुनासिब होगा कि आप जिस समय जो प्रवृत्ति या जो तत्व आपके व्यक्तित्व का है वो प्रधान हो, आप उस हिसाब से काम करिए। तो उससे क्या होता है कि आउटपुट ज़्यादा निकलता है। अगर मैं हमारी मेधा शक्ति इस समय एक्टिवेटेड है तो हम उस काम को जो 1 महीने में पूरा करेंगे शायद 10 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर मैं मेधा शक्ति काम नहीं करती तो 10 दिन का काम 100 दिन में भी नहीं पूरा होता जी। कई ऐसे डैशबोर्ड्स हैं जो 4-4 साल से हमने शुरुआत करी हुई लेकिन अभी तक खत्म नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसी तरफ संकेत कर रहा हूँ कि जो कविता है वो कोई मशीनीकृत चीज नहीं है कि आपने चालू कर दी और इस प्रकार आपने निर्मित कर दी। वो उसका एक कोर्स होता है, कविता की एक अनुभूति होती है, एक दबाव होता है और एक कवि मन की स्थिति होती है। तो अनुभूतियों को, संवेदनाओं को अलग अलग समय में अलग अलग दबावों के तहत हम शब्दों में ढाल पाते हैं। इस बीच में ये बहुत सुखद है जानना कि आप एक साथ कई तरह के काम करते हैं और उसी का प्रतिफलन है कि आप बाल साहित्य में भी काम करते हैं, संपादन के क्षेत्र में काम करते हैं,
अनुवाद के क्षेत्र में काम करते हैं और साथ ही साथ में आलोचना के क्षेत्र में भी काम करते हैं। और इन सब के साथ में अब भी आपके साथ में देश विदेश के लोग और आपकी जो पिछली दुनिया है, जो कानून की दुनिया है, वो भी आपके साथ में है और इन सब के साथ में समाज सेवा का काम भी है। तो इतना जो जटिल है, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड काम है सारा का सारा, वो डॉक्टर संजीव कुमार के जो 24 घंटे होते हैं उसमें कैसे संभव हो पाता है कि इतनी सारी चीजों को एक साथ आप मैनेज करते हैं। फोन भी आ रहे हैं, आप इंटरव्यू भी कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, आपकी किताबें चल रही हैं, प्रकाशन देख रहे हैं, लेखकों के फोन आ रहे हैं, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। उन सब के बीच में निश्चित रूप से काम करना बहुत मुश्किल है। तो इस विषय में कुछ आप कहें। इस विषय में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। बहुत बढ़िया। ये पत्रिका जो अनुस्वार आप आरंभ कर चुके हैं, बहुत शानदार, बड़े बड़े अंक आए हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि हिंदी में बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो चुकी है, बड़ा मुश्किल का काम है। तो इस मुश्किल दौर में ये जो पत्रकारिता का कार्य आपने आरंभ किया, उसकी क्या प्रेरणा थी और आप इसका क्या भविष्य पाते हैं? किस प्रकार ये आगे गतिशील रहेगी? क्या पत्रिका को सदस्यों के बल पर चलाया जा सकता है या विज्ञापनों के बल पर चलाया जा सकता है या केवल रचनाओं के बल पर? और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि घर फूंक कर तमाशा देखने वाली बात होती है। तो आपके साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रिका को सिर्फ इच्छा शक्ति पर चलाया जा सकता है। जब आप अच्छी नीयत से कोई काम करने के लिए तत्पर होते हैं और उद्यम करते हैं, तो कहते हैं ना कि सारी कायनात आपका साथ देती है। तो आप सब लोगों का साथ मिल रहा है और अनुस्वार धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे चल रही है। अनुस्वार के साथ साथ प्रकाशन दोनों एक जुड़े हुए हैं, एक किताब के फॉर्मेट में है और दूसरा पत्रिका के फॉर्मेट में है। तो हमने विशेष करके, मेरा कोई व्यवसायिक उद्देश्य तो प्रकाशन की दुनिया में जाने से था नहीं, क्योंकि मैं उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ, ना ही मेरे लिए कैरियर का इशू था। तो प्रकाशन का जो हमने काम लिया वो साहित्यिक योगदान को और समृद्ध बनाने के लिए किया, नवोदितों को, नामांकुरों को मौका देने के लिए किया, ताकि कम से कम लागत में उन लोगों को अपने अभिव्यक्ति का, अपने रचना का प्रकाशन मिल सके। अब रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो पुस्तकाकार, तो उनकी तो पुस्तक बन सकती है, लेकिन दूसरी कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो स्फुट होती हैं, 5 पेज 10 पेज की है, किताब नहीं बन सकती। तो उसके लिए भी तो कोई प्रकाशन का पटल चाहिए। उस प्रकाशन के पटल को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनुस्वार की कल्पना की। तो अनुस्वार में आपकी रचना, छोटी रचनाएं प्रकाशित हो सकती हैं, पुस्तकों में आपकी बड़ी रचनाएं प्रकाशित हो सकती हैं। और इसके अलावा अनुस्वार मंच भी हमने स्थापित किया, जिसका उद्देश्य है कि वो ऑडियो और वीडियो सेटअप में जो विचार विमर्श हैं, जो व्याख्यान हैं, जो आपके काव्य पाठ हैं, इन सब चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से, आभासी दुनिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बिल्कुल। अभी वर्तमान में कोरोना काल के कारण से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो माध्यम है बहुत सफलतापूर्वक देश में बहुत लोकप्रिय रहा। आप प्रकाशन जगत में भी है और इस क्षेत्र में भी आपने इंडिया नेटबुक के माध्यम से काफी काम किया है। तो ये जो आगे आने वाला समय है, वो क्या किताबों का समय है जब हम छपी हुई किताबें पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का समय रहेगा, पीडीएफ पढ़ेंगे, हम ऑडियो बुक पढ़ेंगे, वीडियो सीरीज वगैरह बन रहे हैं? तो ये जो अभी समय चल रहा है, ये समय आपको क्या महसूस होता है कि आगे आने वाली जो दुनिया है वो किस प्रकार की किताबों की, किस प्रकार की कला जगत की होगी? देखिए, हमने अपने प्रकाशन संबंधी जो योजना है उसको विस्तारित किया है। आगे सब लोगों के सहयोग से हम कितना उसे आगे ले जा पाते हैं वो समय के गर्भ में है। लेकिन हमने इंडिया नेटबुक्स इंडिया में स्थापित करने के साथ साथ अमेरिका में भी स्थापित किया।
ताकि प्रवासी भारतीयों के साथ में भी जुड़ाव हो सके और उनको भी एक पटल या एक माध्यम या एक सुविधा उत्पन्न कराई जा सके ताकि उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। इसके अलावा हमने अपनी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, जो छपाई के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं, उनको हमने ई बुक्स में भी कन्वर्ट किया, जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, और हम बहुत जल्दी ऑडियो बुक्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तकनीक धीरे धीरे चीज़ों को नज़दीक लेके आती है, भौगोलिक नज़दीकियाँ बन जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ईज़ ऑफ ऑपरेशन, संचालन की जो सहजता है, वो भी साथ में आती है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं कहूँगा कि भले ई बुक कितनी आगे बढ़ जाए या ई बुक पढ़ना लोग शुरू कर दें क्या कर दिया है ऑलरेडी, या ऑडियो बुक्स कितनी भी आगे बढ़ जाएं, या आपके यूट्यूब जैसे माध्यम कितने भी आगे बढ़ जाएं, किताबों की मांग बढ़ेगी। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ने के आदी हो जाएंगे, आभासी माध्यमों में ही सही, तो आपको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और अगर ये हो सका तो पाठक सब कुछ पढ़ेंगे, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में भी किताब पढ़ेंगे, वो ई बुक्स भी पढ़ेंगे, वो ऑडियो बुक्स में भी सुनेंगे, और कई जगहों पर टिकटॉक जैसी चीज़ों पर वो अपने एक्सप्रेशंस भी देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि तकनीकी विकास जो हुआ है उसके माध्यम से या उसके परिणाम स्वरूप पाठकों में और जागरूकता आएगी, उनमें पढ़ने की भावना और ज़्यादा जागेगी, क्योंकि अधिक से अधिक समय आजकल आपके फ़ोन पर गुजर रहा है बच्चों तक का। तो क्या पढ़ेंगे? ज्ञान की बातें पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, फिल्म देखेंगे, इंटरटेनमेंट के साधन और जो है वो देखेंगे, तो उसमें साहित्य भी जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक देखें तो फ़ोन एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है। तो फ़ोन का प्रयोग संप्रेषण के अलावा अध्ययन के लिए भी होगा। तो इस प्रकार के माध्यमों से हमारे पाठकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। और हिंदी में जिस तरीके से देश विदेश में काम हो रहा है, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल, ये जो आने वाले पाठक हैं उनके लिए भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो कहानियां पहले से हैं, उनको आप नए रूप में लोक कथाओं को और अन्य संग्रहों के माध्यम से ला रहे हैं। और साथ ही साथ में आपके प्रकाशन से हमारे बहुत नए लेखक और बहुत छोटी उम्र के लेखक भी आ रहे हैं। तो आप बाल साहित्य के बारे में, प्रकाशनों के बारे में, और ये जो एकदम नन्हे पंखों के साथ में पहली फर्स्ट फ्लाइट वाले जो लेखक हैं, वो घर परिवार के जो मित्रों के हैं, लेखक परिवारों से हैं, दूसरे और भी है ऐसे, तो वो पुस्तकें भी आई है। तो ये जो बाल साहित्य है और ये जो बच्चों का साहित्य की तरफ ये जो रुझान है, उससे आपको क्या लगता है? ये बाल साहित्य जो आप वापस देने जा रहे हैं, जो पुरानी जो कहानियां हैं उसका रीप्रिंट हो रहा है, पुनर्लेखन हो रहा है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोई भी देश या कोई भी समाज तब प्रगति करता है, सम्यक प्रगति जिसे कहें, सम्यक प्रगति तब करता है जब अपनी संस्कृति को याद रखता है और उसे समय की गतिशीलता के साथ बुनावट में करते चलता है। तो हमें किसी भी दशा में अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को, अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसके रूपों में अन्वेषण करके, शोध करके जितना कुछ बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके करें। आज मैं आपको एक घटना बताता हूँ। इंडोनेशिया में बाली में आज भी एक स्थान ऐसा है जहाँ पर प्रतिदिन रामलीला होती है। मैंने पूछा किसी से कि दूसरे देशों में या भारत में मुसलमान कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाते, ऐसे करतब नहीं करते, ऐसे अभिनय नहीं करते, और ना ही वो मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हमको हमारा जो धर्म है वो इजाज़त नहीं देता। तो उन्होंने कहा, हमको बड़ी बढ़िया जवाब दिया जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा, देखिए, हमारा धर्म अलग है और हमारी संस्कृति अलग है।
हम संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहते हैं और धर्म को हम लेके चल रहे हैं। हमें अगर महसूस किया कि ये धर्म मुझको पालन करना चाहिए तो हम उस धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति कैसे भूल जाए? वो तो हमारी विरासत है। अब वो विरासत जैसी है, हमें उसको उसी तरीके से बचा के चलना है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें संस्कृति के साथ जुड़ के रहना होगा, और उसके लिए ज़रूरत है कि अगर हम मॉडर्न फिल्में देखते हैं, लघु कथाएं पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुराने समय में कैसे होता था। और पुराने समय की जो कथाएं थीं, लोक कथाएं थीं, वो तो सारी की सारी प्रेरक कथाएं थीं, बोधि कथाएं थीं, और वो किसी न किसी प्रकार से शिक्षा और संस्कार पैदा करती थीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को एक बार इकट्ठा करके एक पटल पे या एक जगह पर लाया जाए, ऐसी मेरी कोशिश हो। बहुत बढ़िया सर। लोक कथाओं में हम अभी तक 10 खंड प्रकाशित कर चुके हैं, और अनुमान ये है कि हमारी सारी चीज़ें एक साथ जब आएंगे तो तकरीबन 35 वॉल्यूम में ये संकलन समाप्त होगा, जिसमें बाल साहित्य का संकलन है, भारतीय लोक कथाएं, भारत की, विश्व की लोक कथाएं हैं। ये सारा सब पढ़ना चाहिए और हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि ये भी पढ़ो। लोगों में आमूल-चूल परिवर्तन हुए उन्हीं कथाओं के बीच से गुजरते हुए, ऐसा इतिहास बताता है। तो हम अपने बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो उनसे ज़्यादा जुड़ सकें। जी, इस बीच में अनुवाद की बात भी करनी बहुत जरूरी है। आपकी चयनित कविताओं का राजस्थानी में अनुवाद मैंने किया, जो राजस्थानी में काफी चर्चित रहा। गिर गिर चेते आऊलम है। जी बिल्कुल 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 सर। तो इसी प्रकार आपकी आपकी जो दूसरी किताबें हैं वो अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई है। इसमें वासव दत्ता बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है, उस पर शोध भी हुआ है। तो ये जो अनुवाद का सिलसिला है भारतीय भाषाओं के बीच में, उस विषय में आपके कहाँ कहाँ अनुवाद हुए हैं, विदेश में भी जाहिर हुए होंगे। हम सब मित्रों के लिए आप संक्षिप्त में अपने अनुवाद के कार्य के बारे में भी जानकारी दें। देखिए, वासव दत्ता बड़ी रोचक कथा है और बड़ी छोटी सी कथा है, जिसको बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण से देख करके किसी ने शोध किया उसके ऊपर, और किताब जितनी बड़ी है उससे 3 गुनी बड़ी शोध पत्रिका लिखी उन्होंने। तो अच्छा लगा, और चूंकि वो बड़ी छोटी किताब है और उसमें संस्कार और बौद्ध दर्शन के बारे में चित्रण है या अभिव्यक्तियां हैं, तो उसको विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिए लोग आगे आए, और वो हुआ भी। कुछ मैंने प्रयास किए, कुछ और लोगों ने प्रयास किए, तो हुआ भी। अभी तक उसका अनुवाद अंग्रेजी में, डोंगरी में, छत्तीसगढ़ी में, तमिल में, मलयालम में, उड़िया में और बंगाली में हो चुका है। अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो इससे ये भी है कि हमारे जो भावनाएं हैं या जो हमारी अभिव्यक्ति है वो किसी दूसरी भाषा में भी पढ़ी जाए और लोग उसके ऊपर अपना फीडबैक दें, तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ क्या कहूँगा कि अनुवाद को प्रश्रय देने के लिए हमने कुछ और काम भी किए हैं। पहला तो ये कि अनुस्वार में एक स्तंभ अनुवाद का रखने का प्रयास किया। दूसरा, हमारी जो एनजीओ है जो लिटरेरी सपोर्ट भी करती है, ग्रांट्स भी देती है, बीपीए फाउंडेशन, तो बीपीए फाउंडेशन में एक योजना हमने घोषित की है कि यदि कोई अच्छा अनुवाद कार्य आता है हिंदी में किसी दूसरी भाषा से, तो उसको हम पब्लिकेशन के लिए पूरी ग्रांट देंगे। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ जो हमने करी है, अनुवाद के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हुए मैंने पाया किसी को, तो उनको हमने सम्मानित भी किया अपनी जयंती समारोह में। अब अनुवाद के बारे में 2 बातें और कहना चाहूँगा। पहला ये कि मेरे ज्ञान में जो आया है उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर अनुवाद के कार्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में हो रहे हैं। मुझे ये कमी लगती है कि हिंदी से दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में उतना काम नहीं हो रहा अनुवाद का। इसके लिए हिंदी के लेखकों को भी कम से कम एक भाषा और सीखनी चाहिए, ताकि वो हिंदी के साहित्य को दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट करके दे सकें, ताकि वो भी दूर तक प्रसारित हो और उसका अध्ययन का लाभ वहाँ के लोगों को मिल सके।
बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा, आपके संस्थान के द्वारा हुआ है, वो है व्यंग के क्षेत्र में आपने बड़े बड़े संकलन जो निकले थे उन सबको छोटा करते हुए एक बहुत बड़ा संकलन व्यंग में दिया और पूरे देश में व्यंग की धारा मुख्य धारा के रूप में व्यंग स्थापित हुआ है। तो ये जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकलन आया, उससे पहले जो 75 का संकलन आया उससे पहले और आई, तो व्यंग विधा जो हमारे देश में इतने सारे व्यंगकार हुए हैं, तो वो क्या सारे व्यंगकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, या आपको लगता है कि नहीं कुछ तो ऐसे हैं जो भारतीय है और कुछ प्रांतीय और प्रादेशिक स्तर के भी हैं? देखिए, हमने 2 स्कूल ऑफ थॉट पढ़े या जाने। पहला वो जो कहता था कि व्यंग जो है वो भारत की ही उपज है, हिंदी की उपज है। दूसरा वो जो कहता था कि सटायर से हिंदी में व्यंग की उत्पत्ति हुई। मैंने सब कुछ संक्षेप में देखा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है और ना ही मैं कोई शोध कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन मेरी अभिरुचि थी कि व्यंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समाज की विसंगतियों को सही प्रकार से उजागर करे, तो उससे परिणाम स्वरूप ये होगा कि सुधारवादी कदम उठाए जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से जो परिष्करण और संस्कार और परिमार्जन को व्यंग कर सकता है, वो शायद दूसरी विधाएं उतनी नहीं कर सकती। यद्यपि मेरा विचार साहित्य के बारे में थोड़ा डिफरेंट है, अभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो व्यंग पर हमने काम करना शुरू किया। हमने ये देखा कि व्यंग तो 936 ईस्वी में क्षेमेंद्र के समय से हमारे यहाँ जिंदा है। उस टाइम तो सैटार जैसी कोई चीज़ थी नहीं। तो हमने ये प्रतिपादन किया कि व्यंग की जो उत्पत्ति है वो भारत में ही हुई और संस्कृत में 1000 साल पहले हुई। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि व्यंग बड़ा छितरा हुआ है और इस छितरे हुए व्यंग को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। खैर, मैं तो न तो व्यंगकार हूँ, ना मैं व्यंग लिख पाता हूँ, गद्य ही नहीं लिख पाता, इतना तो व्यंग क्या कहूँगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रयास में हमने क्या किया, व्यंग की पुस्तकें छापी। उसके बाद अब तक 75 नाम की किताब छापी, जिसमें 75 व्यंगकारों की रचनाएं थीं। फिर उसका कैनवस थोड़ा बड़ा किया, 251 अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकारों पर एक किताब छापी, संकलन। फिर उस पर अगला काम किया कि उस 251 व्यंगकारों के रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। उसकी किताब भी हो सकता है कि मई तक आ जाए, ताकि वो बहुत बढ़िया। और भाषाओं में भी लोग उसको पढ़ सकें, देख सकें कि क्या व्यंग्यात्मकता व्यंग रचनाएं लिख रहे हैं। इसके बाद हमने एक व्यंग कोश की स्थापना का प्रयास किया, जो कि काम जारी है, थोड़ा लंबा है तो समय लेगा, लेकिन प्रयास ये है कि उससे एक ऐसा संकलन बनाया जा सके जिससे व्यंग की जितनी रचनाएं हैं उनके बारे में कुछ न कुछ ज्ञात हो सके, किसी व्यंगकार के बारे में कुछ ज्ञात हो सके। वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हमने बीच में एक नई चर्चा छेड़ी है, जो कई गोष्ठियों में और कई जगहों पर विचार में आई। वो थी कि व्यंग के 75 साल, अगर 100 साल ना ले तो कम से कम 75 साल तो ले लें। और इन 75 सालों में जब हम देखते हैं तो व्यंगकारों में से सिर्फ 2 के नाम हम लेते हैं, हरिशंकर परसाई और थोड़ा थोड़ा शरद जोशी। कभी कभी गाय बगाए नाम रविन्द्र त्यागी का आ जाता है, बस। कोई श्रीलाल शुक्ल की बात भी कर लेता है कभी कभी। तो क्या है व्यंग के मूल्यांकन के प्रतिमान क्या हैं, इस पर मुझे न केवल लोगों में विचार भिन्नता नजर आई, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी तक इस विषय पर सोचा ही नहीं गया। कोई भी ऐसी विधा नहीं हो सकती जिसकी हर पीढ़ी में कोई ना कोई पुरोधा न खड़ा हो, किसी भी विधा की बात करें। तो फिर आज के 60 साल पहले जो पुरोधा थे, वो पुरोधा क्या कब तक चलते रहेंगे? क्या उसके बाद 60 सालों में व्यंग में कोई काम ही नहीं हुआ? किसी व्यंगकार ने कोई काम ही नहीं किया? तो हमने इस विषय पर ये चर्चा छेड़ी है कि ये निर्धारण होना चाहिए कि व्यंग के मूल्यांकन के क्या प्रतिमान होने चाहिए, और उसके आधार पर अगर मूल्यांकन किया जाए तो पिछली 2 पीढ़ियों का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि उससे लोगों को डायनेमिक वर्ल्ड में सोचने का एक नया संबल मिलता है, नया आइकॉन मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिन्होंने
महत्वपूर्ण काम किए हैं व्यंग्य के क्षेत्र में, उनको प्रकाश में भी आना चाहिए। इस विषय पर हम कुछ करने जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट पर अभी हमने चर्चा की है और वो बल्कि कल ही गई है, जिसमें कुछ वरिष्ठ व्यंग्यकारों के साथ में हमने चर्चा करके ये तय किया है कि एक धारावाहिक रूप से किसी प्रकार की एक प्रोजेक्ट चालू की जाएगी ताकि इन कामों पर कुछ किया जा सके। दूसरी चीज मैंने व्यंग्य में ये देखी कि कथानक सीमितता है, विसंगतियां तो बहुत हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में हैं। तो अगर हम विसंगतियों पर लिखना चाहते हैं तो बार बार हम राजनीति और नेता पर ही क्यों लिखते हैं? क्या हम कुएं के मेढक की तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते? तो उस पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा छेड़ी और मैंने देखा है कि उसका परिणाम आने लग गया है। बहुत सारे व्यंग्यकारों ने नए विषयों पर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने दोस्तियों में इन चीजों पर चर्चा करी। जी जी। तो ये प्रयास मेरा जारी है कि व्यंग्य एक सबल विधा के रूप में प्रतिस्थापित हो, जैसे अन्य विधाएं हैं। ऐसा न रहे कि उस साइड पे पड़ी हुई है, हाशिए पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे विशद चर्चा हुई, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई और आपने बहुत विपुल कार्य किया है, विविध विधाओं में कार्य किया है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने लेखन में काम किया, समाज सेवा में काम किया, कानून के क्षेत्र में काम किया और सम्मान भी वितरित करते हैं। आपको एक साल में, अभी पिछले सम्मानों की सूची देख रहा था, तो एक साथ कई संस्थाएं सम्मानित कर रही है, पुरस्कृत कर रही है, आपको जगह जगह सम्मान हो रहे हैं देश में। तो इन सब चीजों के बीच में प्रकाशन जगत से जुड़े हुए हैं आप, बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं। इंडिया नेटबुक का नाम देश विदेश में है, कभी आप भारत रहते हैं, कभी विदेश रहते हैं। तो ये सारी जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके साथ में कुछ हद तक कुछ बड़ी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक भी आती है। कुछ लोग आपके काम को स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार करते हैं। कुछ लोग आपके काम के बारे में कुछ झूठी बातें फैलाते हैं, कुछ झूठी बातें भी करते हैं। तो ये जो हमारा परिदृश्य रहता है, सामाजिक परिदृश्य भी कह सकते हैं और साहित्यिक परिदृश्य भी कह सकते हैं, उससे आपका जो कवि मन है, जो कार्य करने के लिए आप उमंग, जिजीविषा, हौसला, हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो आहत होता है? देखिए, जब मैंने प्रवेश किया इस क्षेत्र में पूरे तन मन धन के साथ, तो हम एक परिपक्वावस्था को पहले ही पहुंच चुके थे, जहां इन चीज़ों का हमें उतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसकी मानसिकता भी समझते हैं, उसके तात्पर्य भी समझते हैं, उसकी उद्देश्य भी समझते हैं और उसकी स्टाइल, शैली भी समझते हैं। तो कौन क्या कहता है उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वलीन करतार हमने पढ़ा है, तो गुण भी होंगे हम में, दोष भी होंगे हम में, और सामने वाला जो कह रहा है उसकी अपनी अवधारणा है, उसकी अपनी कंसेप्ट है, वो अपने हिसाब से समझ रहा है, समझे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं ब्लंट बोलने वाला हूँ, मैं कोई रूल रियायत नहीं करता, सबको साथ में लेकर के चलने की हमारी वो है। लेकिन जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोले, जो प्यार से नहीं मिला वो ठीक है। आंधा है ते आंधे पापे, जानदा है ते जानदे पापे। बहुत बढ़िया सर, जो भी प्यार से मिला हम उसी के साथ होलिए। ये जो आपका प्यार है, जो बड़प्पन है, और पूरे विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाने का जो संकल्प आपने लिया है, अलग अलग क्षेत्रों में आप जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वंदनीय है। आप अपनी यात्रा को, काम को जारी रखें। कई नए प्रोजेक्ट आपके, कई नई योजनाएं आगामी समय में भी देश और दुनिया के सामने आएगी। मैं आपके कवि को प्रणाम करता हूं, आपके कार्य को प्रणाम करता हूं। आपने हमारे छोटे से निमंत्रण पर इस मंच पर बात करना स्वीकार किया, इसके लिए मैं जन सरोकार मंच टोंक की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से आपसे चर्चा करके आपके बारे में, साहित्य के बारे में, देश दुनिया के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा। फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद नीरज जी। जी जी, नमस्कार।